आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है कैश बुक का और आज हम इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कैश बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है या ऐसा रजिस्टर होता है जिसके अंदर कंपनी के अंदर जो ओरिजिनल कैश रिसीव हो रहा है और ओरिजिनल कैश आउट हो रहा है। मतलब आपके पास जो ओरिजिनली पैसे आ रहे हैं और ओरिजिनली पैसे जा रहे हैं, फ़िज़िकल जो पैसे आ रहे हैं और फिज़िकल जो पैसे जा रहे हैं, वो सब के सब रिकॉर्ड करते हैं हम कैश बुक के अंदर। मतलब कैश बुक के अंदर जो ओरिजिनल कैश होता है वो रिसीव होता है, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं होता कैश बुक में। अच्छा, जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका होता है वो हमारा होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि डेट वाइज रिकॉर्ड करना। जैसे 1 जनवरी का कैश और 5 जनवरी का कैश, तो पहले 1 जनवरी का कैश रिकॉर्ड करेंगे, फिर 5 जनवरी का रिकॉर्ड करेंगे, फिर 10 जनवरी का रिकॉर्ड करेंगे। तो ये डेट वाइज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सीक्वेंस से, तो इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और कैश बुक के अंदर डेट वाइज रिकॉर्डिंग होती है। कैश बुक की 3 टाइप्स होती हैं। एक सिंगल कॉलम कैश बुक होता है, एक 2 कॉलम कैश बुक होता है और एक 3 कॉलम कैश बुक होता है। सिंगल कॉलम कैश बुक वो होता है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ कैश का कॉलम बना हुआ होता है। जैसे ये पैटर्न बना हुआ है हमारा कैश बुक का, तो ये 3 कॉलम कैश बुक का है। अब इसको 3 कॉलम कैसे चेक करेंगे हम, 3 कॉलम है या सिंगल कॉलम है या 2 कॉलम है। ये जो लास्ट वाले जो कॉलम होते हैं ना, ये कॉलम काउंट होते हैं। जैसे इसके अंदर एक कॉलम है बैंक का, सेकंड कॉलम कैश का और थर्ड कॉलम है डिस्काउंट का। अगर मैं कहूँ सिंगल कॉलम कैश बुक बनाए तो बैंक का और डिस्काउंट का जो कॉलम होगा वो हट जाएगा और सिर्फ कैश का कॉलम रह जाएगा। अगर सिर्फ कैश का कॉलम होगा दोनों साइड पे, पेमेंट और रिसिप्ट साइड दोनों साइड पे सिर्फ कैश का कॉलम होगा, तो वो कैश बुक कहलाएगी सिंगल कॉलम कैश बुक। 2 कॉलम कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें कैश और बैंक का कॉलम होता है, मतलब डिस्काउंट का कॉलम नहीं होगा उसके अंदर। दोनों साइड पे सिर्फ कैश का और बैंक का कॉलम होगा, तो ये वाली कैश बुक कहलाएगी 2 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक वो होती है, जैसे ये 3 कॉलम कैश बुक बनी हुई है, इसके अंदर तीनों कॉलम होते हैं। डिस्काउंट का भी होता है, कैश का भी होता है, बैंक का भी होता है। मतलब यहाँ लास्ट से काउंट करते हैं 1 2 3। तो ये जो यह रेफरेंस के बाद से आप काउंट कर लो 1 2 3, जितने कॉलम होंगे उतने कॉलम कैश बुक कहलाती है। तो 3 कॉलम कैश बुक वो होगा जिसमें कैश, बैंक, डिस्काउंट तीनों चीज़ें मेंशन होती हैं। 2 कॉलम वो हो गए जिसमें कैश और बैंक हो गए, और सिंगल कॉलम कैश बुक वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश होता है। अच्छा, जब हम कैश बुक बनाते हैं या जो भी कैश बुक बना रहे हैं, मतलब अकाउंटेंट बना रहे हैं या कैशियर बना रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो उसको वेरीफाई करना होता है कि उसने जो रिकॉर्डिंग करी हुई है अपनी कैश बुक के अंदर वो सही करी हुई है या नहीं करी हुई। या उसका जो सुपरवाइज़र है उसको वेरीफाई करने कि इसने जो मुझे डेटा दिया हुआ है कैश बुक में रिकॉर्ड करके ये सही किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है कि कैश बुक जब पूरी की पूरी बन जाती है, उसके अंदर जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, जैसे हम टी अकाउंट बना रहे होते हैं उसमें BD और CD क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, ऐसे कैश बुक के अंदर भी जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बैलेंस फ़िज़िकल कैश जितना हमारे पास होता है उससे मैच किया जाता है। अगर वो बैलेंस फ़िज़िकल कैश से मैच हो जाए तो इट्स मीन कि आपकी जो कैश बुक है वो सही बनी हुई है, उसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो सही है। अगर फ़िज़िकल कैश से बैलेंस ऊपर हो या नीचे हो तो इसका मतलब उसकी मिस्टेक है या उसने पैसे निकाले हैं। अगर नीचे होगा तो इसका मतलब मिस्टेक करी हुई है या उसने पैसे निकाले होंगे। अगर ऊपर हुआ तो इसका मतलब उसने 2 दफ़ा कोई एंट्री रिकॉर्ड करी हुई है कैश बुक में, या उसने ज़्यादा पैसे उसमें रखे हुए हैं, गलती से अपने पैसे उसने मिला दिए उसके अंदर, तो इसलिए बैलेंस ऊपर आ रहा है। तो कैश बुक को वेरीफाई करने का तरीका क्या होता है कि फ़िज़िकल कैश से हम उसको मैच करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, एक कैश का कॉलम भी है, एक बैंक का कॉलम भी है। तो दोनों जगह पे मैच करेंगे, मतलब कैश इन हैंड भी मैच करेंगे और कैश एट बैंक भी मैच करेंगे। कैश एट बैंक तो आपको सीधे सीधे बैंक स्टेटमेंट से जो आपका एंडिंग बैलेंस आ जाएगा वो पता लग जाएगा। कैश इन हैंड जो आपके पास कैश होगा उसको काउंट करेंगे। अच्छा, कैश इन हैंड के अंदर जो चेक आपको अभी रिसीव हुए, मतलब किसी कस्टमर्स के पास से आपको पेमेंट रिसीव हुई है तो अभी आपके पास हाथ में है, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो वो चेक भी कैश इन हैंड में काउंट होगा जब तक आप उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएंगे। ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी जब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर होता है कि हमने कोई हमारी इनवाइस थी, उस इनवाइस की हमारे पास पेमेंट आई, तो पेमेंट आई 2 दिन बाद जो है हमारे कैशियर ने उसको बैंक में डिपॉजिट करवाया। 2 दिन पहले तक वो हमारे पास कैश इन हैंड में काउंट होगा और जब बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे तो वो बैंक के अंदर काउंट होगा। तो इसको वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि कैश इन हैंड और कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस हम मैच कर लें। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा
क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए हम पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं, कैश बुक मेंटेन कैसे की जाती है। कैश बुक मेंटेन करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होता है। ओपनिंग बैलेंस मतलब वो बैलेंस जो हमारा पिछले मंथ या पिछले पीरियड में हमें बचा हुआ होगा, जो मतलब हमारे बैंक के अंदर पैसे बचे हों और हमारे पास कैश के अंदर जो पैसे बचे हों वो बैलेंस। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस के अंदर जितना कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है, मतलब हमारे पास जितने पैसे आ रहे हैं, चाहे बैंक अकाउंट के अंदर हो या हमारे पास हाथ में आ रहे हो, तो वो पैसे जो है डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड कर देंगे। और जितने पैसे हमारे पास से जा रहे हैं वो सारे के सारे पैसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। जब ये दोनों पैसे हमने रिकॉर्ड कर दिए पूरे मंथ के, अब मंथ हमारा हो गया क्लोज। जब मंथ क्लोज हुआ ना, हम क्या करेंगे कि जैसे ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अब यहाँ पे हमने बहुत सारी अमाउंट्स लिख दी। अब क्या करेंगे, हम इसको टोटल कर लेंगे दोनों साइड को। जब इसको टोटल करेंगे तो एक साइड ज़्यादा होगी, एक साइड कम होगी, या ये वाली साइड ज़्यादा होगी या ये वाली साइड कम होगी, कभी भी बराबर नहीं होगी। तो जब हमारे अगर बराबर हुई तो पैसे ज़ीरो होंगे, फिर मतलब बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए एक साइड कम होती है, एक साइड ज़्यादा होती है। अब जो साइड ज़्यादा होगी ना और जो साइड कम होगी, तो कम वाली साइड पे दोनों का डिफरेंस लेके हम वो अमाउंट लिख देंगे। जैसे सपोज़ करें यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 900 जो है टोटल अमाउंट आ रही है डेबिट और क्रेडिट साइड की। तो 1000 और 900 का डिफरेंस लेंगे, 100 आएगा। तो 100 का जो डिफरेंस होगा ना, ये वाली साइड पे लिखेंगे जहाँ पे कम होगी। तो फिर हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल फिर बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने डिफरेंस लिख दिया। ये जो डिफरेंस की अमाउंट थी, ये अमाउंट बैलेंसिंग अमाउंट होगी, और यही अमाउंट बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी, मतलब सीडी यहाँ पे बनेगा और बीडी नेक्स्ट वाले साइड पे अगले पीरियड के अंदर ओपनिंग बैलेंस के अंदर बीडी में चले जाएगा वो। जैसे हम टी अकाउंट के अंदर सीडी और बीडी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह। उसके बाद जो बैलेंस बीडी आया था ना, वो हमारा रहेगा अब क्लोजिंग बैलेंस, और वो क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। तो वो जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, उसको मैच करेंगे हम फिज़िकल कैश से वेरीफाई करने के लिए। मतलब ओरिजिनल में उस क्लोजिंग बैलेंस को हम फिज़िकल कैश से मैच करते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो ये तरीका हो गया कैश बुक को मेंटेन करने का। अब ये हमारे पास फॉर्मेट है कैश बुक का। कैश बुक का फॉर्मेट ऐसा होता है कि डेबिट साइड हमारी रिसिप्ट की कहलाती है और क्रेडिट साइड पेमेंट की कहलाती है। फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, मतलब जिस डेट की भी ट्रांजैक्शन है आप यहाँ पे डेट लिख दोगे। उसके बाद पर्टिकुलर्स का हो गया। पर्टिकुलर्स के अंदर जैसे आपने कैश सेल करी तो उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, अगर ऑनर ने विड्रॉवल करी तो ड्राइंग आ जाएगा, या आपने कैश डिपॉजिट करवा दिया बैंक के अंदर तो वो जो बैंक वाला जो कैश है वो आ जाएगा इसके अंदर। तो पहला कॉलम हो गया आपका डेट का, दूसरे कॉलम में डिस्क्रिप्शन आ गई, तीसरे कॉलम के अंदर जो है रेफरेंस आता है। तीसरा कॉलम होता है रेफरेंस का, पीआर भी लिखते हैं, एलएफ भी लिखते हैं, कहीं कहीं कुछ लोग जो है इसको आरईएफ भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो रेफरेंस आप पीआर से कर दो ये। अच्छा, रेफरेंस के अंदर जो सेकंड एंट्री जहाँ पे बन रही होगी, जैसे कैश सेल हो गई या आपके पास अकाउंट रिसीवेबल के जो पेमेंट थी वो रुकी हुई आ गई, तो एक तो एंट्री इसकी हो गई, दूसरी एंट्री इसकी सेल्स जर्नल में मेंटेन हो रही होगी। तो सेल्स जर्नल का रेफरेंस आ जाएगा एस से, और उसका अगर कोई पेज नंबर है तो वो पेज नंबर भी आ जाएगा। ऐसे अगर वो एंट्री कोई परचेज़ की हुई और परचेज़ के अंदर उसका जो जर्नल होगा तो वो पी आ जाएगा, उस जर्नल का जो नंबर होगा वो आ जाएगा। इस तरह ये जो है हम रेफरेंस का जो कॉलम होता है ये इस तरह मेंटेन होता है। इसके बाद जो है 3 कॉलम कैश बुक के अंदर, इसके बाद जो है डिस्काउंट का कॉलम आता है, फिर हमारे पास कैश का कॉलम आता है, फिर बैंक का। अब डिस्काउंट के कॉलम में जहाँ पे डिस्काउंट गिवन होगा वहाँ पे हम डिस्काउंट लिखेंगे, जहाँ पे डिस्काउंट गिवन नहीं होगा वहाँ पे हम डिस्काउंट नहीं लिखेंगे। ऐसे ही अगर कोई पेमेंट आपके पास डायरेक्टली बैंक में आई है और कैश में नहीं आई, तो कैश के कॉलम में हम उसकी अमाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। जिस तरह हम रिसिप्ट साइड मेंटेन कर रहे हैं उसी तरह हम पेमेंट साइड भी मेंटेन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जब हम इसको मेंटेन कर रहे होते हैं, इसमें एक आती है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है कि जो कैश से बैंक में रिलेट करती है या बैंक से कैश में आती है। मतलब आपके पास कुछ कैश था, आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो जब आपके पास कैश था ना, आपने उसको कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाया तो आपके पास से कैश ख़त्म हो गया और बैंक अकाउंट के अंदर वो कैश बढ़ गया। तो वो जो कैश आपके पास ख़त्म हुआ वो आप पेमेंट साइड पे लिखोगे कैश के कॉलम में, और बैंक के अंदर कैश पड़ा है तो वो बैंक के कॉलम में लिखोगे आप रिसिप्ट साइड पे। तो ये आपके कैश बुक के अंदर ही एंट्री मेंटेन हो रही है, मतलब कोई दूसरा जर्नल यूज़ नहीं हो रहा, इसकी दोनों एंट्रियाँ कैश बुक से रिलेट कर दी हैं। तो इस एंट्री को कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री,
वो एंट्री जो सिर्फ़ और सिर्फ कैश बुक से स्टार्ट हो, कैश बुक में ही ख़त्म हो जाए। तो इसका जो रेफ़रेंस होता है ना, इसका रेफ़रेंस सी भी होता है और कहीं पे सी को ऐसे क्रॉस करके भी लिखा जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री का रेफ़रेंस होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कैश इनटू बैंक या बैंक इनटू कैश, मतलब बैंक के अंदर से पैसे निकाले या पैसे जो है बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाए, दोनों एंट्रियाँ जो है कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगी। अच्छा, जब हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम है तो अब इसके अंदर कौन सा डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम सेल करते वक्त हम पहले ही कस्टमर को दे देते हैं, मतलब इनवाइस के अंदर मेंशन होता है ये डिस्काउंट। इस डिस्काउंट की जब हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना, तो जैसे सपोज़ करें 100 रुपये की हमारी कहीं पे इनवाइस थी, हमने उस पर 2 रुपये डिस्काउंट दिया, तो अब हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल खड़ा हुआ होगा वो 98 रुपीज़ का खड़ा होगा, मतलब डिस्काउंट डिडक्ट करके हम अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे 98 से। तो जब हमारे पास उसकी पेमेंट रिसीव होगी, मतलब उसके पैसे रिसीव होंगे, तो फिर हम 98 डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट तो फिर इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद डिडक्ट होने के बाद ही हमने अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड किया हुआ होगा। तो इसलिए कैश बुक में सिर्फ़ और सिर्फ कैश डिस्काउंट आता है। कैश डिस्काउंट वो होता है अर्ली पेमेंट के लिए जो हमें डिस्काउंट चाहिए होता है, मतलब हमने अगर किसी को क्रेडिट टाइम दिया हुआ है 20 दिन का, किसी को उधार दिए हुए वो 20 दिन के अंदर हमें जो है पैसे वापस करेगा, तो हमने उसको कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप 10 दिन पहले पैसे वापस कर दो, मतलब 10 दिन के अंदर अगर पैसे वापस कर दोगे तो आपको मैं डिस्काउंट दे दूँगा। तो ये जो अर्ली पेमेंट के लिए डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है, और यही वाला डिस्काउंट जो है आपका कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। मतलब ट्रेड डिस्काउंट आपका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, कैश डिस्काउंट जो है वो कैश बुक में सिर्फ़ और सिर्फ रिकॉर्ड होगा।